वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड फॉर जीएस पेपर 4। प्रीवियस लेक्चर में हम डियोंटोलॉजी या ड्यूटी एथिक्स को कंप्लीट कर रहे थे। आज उसी की केस स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। द रिजिड ट्रुथ टेलर। मान लीजिए आपका एक ड्यूटी है, आप कभी लाई नहीं बोलते, नेवर लाइंग, और पड़ोसी के बच्चे की देखभाल कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। उसी दौरान एक बंदा आता है और आपसे पूछता है वेयर द गर्ल इज, वो बच्ची कहाँ है। मान लीजिए वो पीछे खेल रही है और आप कभी झूठ नहीं बोलते और वो बता रहा है बंदा ही इंटेंड्स टू किल हर, मैं तो उसको मार के जाऊंगा। आप बताइए, वो आपसे वेयर अबाउट पूछ रहा है उस गर्ल चाइल्ड के, क्या आप बताएंगे? क्योंकि आपकी ड्यूटी तो है नेवर लाइंग। अगर आप लाई बोल देंगे तो शायद जान बच जाए, और अगर आप ट्रुथ पर रिलाई करेंगे तो शायद किसी बंदे की जान चली जाए। तो डायलेमा क्या है? इफ यू स्पीक द ट्रुथ दैट इज योर ड्यूटी, द गर्ल इज किल्ड। इफ यू लाई यू वायलेट योर मोरल रूल। दिस इलस्ट्रेट द डिसएडवांटेज ऑफ रिजिडिटी इन डियोंटोलॉजी। तो डियोंटोलॉजी में रिजिडिटी बहुत है। अगर आप सही बोल रहे हैं तभी एथिकल है, नहीं तो अनएथिकल है। आपको कंसिक्वेंसेस देखकर कभी भी अपनी ड्यूटीज को वायलेट नहीं करना है। कोई जिंदा रहे या मारा जाए, नहीं फर्क पड़ता, आपको झूठ नहीं बोलना है। इतनी रिजिड है डियोंटोलॉजी। पर्टिकुलरली इमैनुअल कांट के जो प्रिंसिपल्स हैं, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, वो ज्यादा रिजिड है। एंड इट्स ओकेजनल डिसरिगार्ड फॉर अनप्लीजेंट कंसीक्वेंसेस। तो ये कंसीक्वेंसेस पर फोकस नहीं करता, चाहे प्लीजेंट हो चाहे अनप्लीजेंट। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर आपने इंटेंशन वर्ड बताया था पहले, और इंटेंशन तो हमेशा कंसीक्वेंस ओरिएंटेड होता है। इंटेंशन का मीनिंग ही कंसीक्वेंसेस से होता है। लेकिन आपने डियोंटोलॉजी में इंटेंशन की बात कही थी। मैं कहूंगा फॉर द सेक ऑफ डियोंटोलॉजी, इंटेंशन का मीनिंग होता है प्रोसेस। प्रोसेस के पीछे का विचार क्या है, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस, नॉट विद रिस्पेक्ट टू द आउटकम्स। तो डियोंटोलॉजी के केस में आप इंटेंशन को यही मान के चलिएगा। रिलेवेंस ऑफ डियोंटोलॉजी इन पर्सनल लाइफ, कैसे मदद करती है पर्सनल लाइफ में। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में डियोंटोलॉजी का यूज देख लिया है पब्लिक लाइफ में या एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पर्सनल लाइफ में और देखने जा रहे हैं। इस्टेब्लिशिंग अ स्टेबल मोरल कंपास। तो जहां कहीं भी हमें राइट और रॉन्ग के बारे में समझ में नहीं आ रहा, कुछ डायलेमा है या कुछ कंसर्न है, तो फिर डियोंटोलॉजी लगाइए, बड़े आसानी से आप मोरलिटी के बारे में पता कर लेंगे। तो इससे होता क्या है, बिहेवियरल कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। हमेशा जो राइट है उसी को राइट बोलेंगे, क्योंकि आप ड्यूटी देख रहे हैं ना कि कंसिक्वेंसेस। तो कंसिस्टेंसी समझ में आएगी आपकी बिहेवियर में। ऐसा नहीं आप कभी किसी को राइट बोल ले रहे हैं, कभी किसी को रॉन्ग बोल दे रहे हैं। एक प्रिंसिपल है, ड्यूटी को देखना है तो ड्यूटी को देखना है। ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ेगी क्योंकि आप कंसिस्टेंट हैं। और इंटीग्रिटी, जो आप सोच रहे हैं वही आप बोल रहे हैं, वही आप कर रहे हैं। ट्रीटिंग अदर ह्यूमन बींग्स एज एंड्स। तो ह्यूमन बींग को ही आपने एंड समझा, प्रॉफिट को एंड नहीं समझा, सक्सेस को एंड नहीं समझा, टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन को एंड नहीं समझा, मेटलिस्टिक प्लीजर को एंड नहीं समझा। आपने तो ह्यूमन बीइंग या कहें ह्यूमन लाइफ की डिग्निटी को ही एंड समझा। तो ह्यूमन लाइफ पर फोकस कर रहे हैं। तो इससे होता क्या है, रिस्पेक्ट फॉर पर्संस, एम्पैथी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये सब वैल्यूज आपके अंदर आ जाती हैं। द यूनिवर्सल लॉ टेस्ट इज इन पर्सनल लाइफ डायलेमास। तो यूनिवर्सल लॉ टेस्ट को आप पर्सनल लाइफ के डायलेमा में भी लगा सकते हैं। मींस आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है और आप उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, या मान लिया दो राइट के बीच आपको कुछ चॉइस करनी है, तो आप लगाइए अगर मेरे लिए भी ये सही है तो क्या सामने वाले के लिए सही है, क्या पड़ोसी के लिए सही है, अमेरिका में बैठे बंदे के लिए सही है, तो मेरे लिए भी सही होगा। तो पर्सनल लेवल पर भी आप इसको लगा सकते हैं। नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स डिसीजन, तो कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। इंश्योरिंग फेयरनेस, डियोंटोलॉजी से जस्टिस और फेयरनेस की बात होती है। जस्टिस और फेयरनेस की बात किसने की थी डियोंटोलॉजी में? रॉल्स साहब ने, जॉन रॉल्स। तो इससे होता क्या है, पर्सनल लाइफ से व्हील ऑफ इग्नोरेंस खत्म हो जाता है, इम्पार्शियलिटी जैसी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो ये पर्सनल लाइफ में डियोंटोलॉजी के कुछ फायदे हैं या कहिए रिलीवेंस। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डियोंटोलॉजिकल अप्रोच, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करें, कंसिस्टेंसी वाली बात है। हमने क्या बताया था, क्योंकि यूनिवर्सल प्रिंसिपल हैं, ड्यूटी बेस्ड हैं, तो यहाँ पर बिहेवियरल कंसिस्टेंसी बनी रहती है, जिसकी वजह से ट्रस्टवर्दीनेस और इंटीग्रिटी आ जाती है। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव रूल्स अप्लाई अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस क्या है, यूनिवर्सलिज्म वाली बात है, इसलिए यूनिवर्सलिज्म।
क्लैरिटी प्रोवाइड्स क्लियर बाउंड्रीज ऑन व्हाट इज अलाउड एंड डिसअलाउड। तो बाउंड्री सेट है, क्या अलाउड है क्या डिसअलाउड है, वो बाउंड्री क्या है, ड्यूटी, बड़े आसानी से पता लग सकती है। ये इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट करता है, ह्यूमन डिग्निटी को रिस्पेक्ट करता है, तो यहाँ ऑटोनॉमी वाली बात है, सामने वाले की फिक्र है। एंड प्रिवेंट्स एक्सप्लॉइटेशन, जैसे कि किसमें हो रहा है, टेलियोलॉजी में। तो जब हम कंसीक्वेंशियलिज्म या टेलियोलॉजी पढ़ेंगे तब देखेंगे क्या है एक्सप्लॉइटेशन, टेलियोलॉजी। डिसएडवांटेजेस क्या है, बहुत रिजिड है, सत्य बोलना है, जान जाए चली जाए, इतना रिजिड है। कैन लीड टू अनडिजायरेबल आउटकम्स व्हेन रूल्स आर फॉलोड ब्लाइंडली। कंफ्लिक्टिंग ड्यूटी जब आ जाती है तब ये परप्लेक्स्ड हो जाती है थ्योरी, बता ही नहीं पाता किसको हायरार्की में ऊपर रखा जाए, किसको नीचे रखा जाए। डज नॉट ऑलवेज प्रोवाइड क्लियर गाइडलाइंस ऑन विच ड्यूटी टू प्रायोरिटाइज। तो प्रायोरिटी वाली कोई बात नहीं है, ये हायरार्की नहीं बता पाता। हायरार्की व्हेन टू ऑब्लिगेशंस कन्फ्लिक्ट या टू ड्यूटीज कन्फ्लिक्ट, जैसे एक मिनिस्टर है, उसे ऑनेस्ट भी रहना है और उसने प्राइवेसी की भी गोद ले रखी है। अब कभी कभार उसके लाइफ में सिनेरियो आ जाते हैं कि प्राइवेसी को बचाएं या ऑनेस्टी को बचाएं। इस केस में डियोंटोलॉजी नहीं बताती कौन ऊपर है, ऑनेस्टी की ड्यूटी ऊपर है या प्राइवेसी की ड्यूटी ऊपर। एक केस स्टडी देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई है 2022। रमेश, अ स्टेट सिविल सर्विस ऑफिसर, वाज पोस्टेड टू स्टेट कैपिटल ऑफ ए बॉर्डर स्टेट। तो आप क्या हैं, सिविल सर्वेंट हैं स्टेट सर्विस के और बॉर्डर स्टेट में पोस्ट हुए। आफ्टर रेंडिंग 20 years ऑफ सर्विस, बहुत दिनों के बाद कहीं कैपिटल में पहुंचना हुआ आपका। अराउंड द सेम टाइम हिज मदर वाज डायग्नोस्ड विद कैंसर, इधर माता जी को कैंसर हो गया। एंड एडमिटेड टू द सिटीज लीडिंग कैंसर हॉस्पिटल, क्योंकि आप तो स्टेट कैपिटल में ही, तो यहाँ आपने लीडिंग हॉस्पिटल में उनको एडमिट करा दिया। हिज 2 adolescent children also secured admission to one of the best public schools, इधर बच्चों का भी एडमिशन हो गया। मतलब जिंदगी बढ़िया कट रही है, शहर में जैसी कटनी चाहिए। 20 साल बाद जो आए। Consequently, the posting was professionally prestigious and personally convenient, तो आपके लिए भी अच्छा था पर्सनल लाइफ के लिए और प्रोफेशनली भी ठीक थे। आप बैठे हुए हैं स्टेट में, पूरा जनता लोड लिए पड़ी है, आप भी जनता को सर्व कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है। आफ्टर एज्यूमिंग चार्ज एज डायरेक्टर इन द होम डिपार्टमेंट, अब चार्ज मिल जाता है। रमेश रिसीव्ड अ कॉन्फिडेंशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट, इधर रिपोर्ट आ जाती है, indicating that illegal migrants were infiltrating the state from a neighboring country, और इधर से रिपोर्ट आ जा रही है कि माइग्रेंट्स आ रहे हैं नेबरिंग कंट्री से और वो इलीगल है। Determined to verify the information, he personally conducted surprise inspection on the border post along with the departmental team, और आप जाते हैं क्रॉस चेक करने के लिए। During the inspection, Ramesh caught 2 families, that is of 12 members, attempting to infiltrate the state with the connivance of security personnel posted at the border, और आपने देखा सिक्योरिटी पर्सनल की मिली भगत से लोग अंदर लाए जा रहे हैं इलीगली। फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट आफ्टर इलीगल एंट्री द माइग्रेंट्स वर बीइंग प्रोवाइडेड विद फोर्ज्ड आधार कार्ड्स, रेशन कार्ड्स एंड वोटर आईडी कार्ड्स, और जो भी कार्ड और डॉक्यूमेंटेशन होना है वो भी वहीं बैठे आराम से हो जा रहा है, उसका भी ठेका ले लिया जा रहा है। एंड वर सिस्टमेटिकली सेटल्ड इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ द स्टेट, और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट से ही मदद मिल रही है इन्हें सेट होने की। अब देखिए जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं उसी से रिलेटेड जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो उसकी मदद करे दे रहे हैं, और सिस्टमेटिक सेटलमेंट भी हो रहा है, उनके कार्ड भी बने जा रहे हैं, जो कार्ड आपका ही डिपार्टमेंट इश्यू करता है या आपके डिपार्टमेंट की मदद से जो कार्ड बनते हैं। रमेश प्रिपेयर्ड अ डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, तो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनाई जा रही है इनके द्वारा, एंड सबमिटेड इट टू द एडिशनल होम सेक्रेटरी, अपने अधिकारी के पास भेज दे रहे हैं, क्योंकि ये तो लगे हुए हैं क्या डायरेक्टर, आपने क्या देखा था ये डायरेक्टर की पोस्ट पर आ गए हैं, तो एडिशनल्स आपके यहाँ भेज रहे हैं। तो आप देखिए जब भी केस स्टडी सॉल्व करें तो आपको डेजिग्नेशन के बारे में बहुत आइडिया हो, आपको हायरार्की के बारे में भी आइडिया रहना चाहिए, जो मिनिस्ट्री में होती है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होती है, क्योंकि आप आंसर लिखेंगे तो आपको हायरार्की के हिसाब से ही आंसर लिखना है। हाउएवर आफ्टर अ वीक ही वाज समन्ड बाय द एडिशनल होम सेक्रेटरी, क्योंकि भाई सीनियर है, बुला लिया, हाजिर होइए, एंड इंस्ट्रक्टेड टू विथड्रॉ द रिपोर्ट। अब सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं इसको विड्रॉ करिए। ही वाज इन्फॉर्म्ड दैट रिपोर्ट हैड बीन एप्रिसिएटेड बाय द हायर अथॉरिटीज, इसको इसलिए विड्रॉ करिए क्योंकि ऊपर अधिकारी आपका विरोध कर रहे हैं, ये क्या लिख दिया, क्या तमाशा है। द एडिशनल होम सेक्रेटरी फर्दर वार्न्ड दैट इफ रमेश रिफ्यूज्ड टू विथड्रॉ द रिपोर्ट he would likely to be transferred from the prestigious posting in the state capital and his promotion due in the near future। तो अगर आप ये नहीं करेंगे और ये सब तमाशा फैलाए रहेंगे तो एक तो आपका प्रमोशन रुक जाएगा, और जो अभी स्टेट कैपिटल में बैठे हुए हैं, जो बच्चे अच्छे पढ़ ले रहे हैं, माता जी अभी कैंसर हॉस्पिटल में एडमिट है, वही भेज दूंगा जंगल,
पता लग जाएगा, कहीं लंबा कर दूंगा ट्रांसफर, ऐसे धमकी भी दी जा रही है। मीन्स पर्सनल इंटरेस्ट को हिट करने की धमकी मिल रही है। कुड आल्सो बी जियोपार्डाइज्ड। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू रमेश एज द डायरेक्टर ऑफ होम डिपार्टमेंट ऑफ द बॉर्डिंग स्टेट। तो आपको ऑप्शंस लिखने हैं। ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं? पहला ऑप्शन जो जिसकी लीस्ट पॉसिबिलिटी है सही होने की या आपको फॉलो करने की, आप एडिशनल साहब की बात मान जाएंगे। फिर उसके प्रोज एंड कॉन्स लिख देंगे। मान जाएंगे तो पर्सनल इंटरेस्ट हिट नहीं होंगे, लेकिन प्रोफेशनल इंटरेस्ट हिट हो जाएंगे। स्टेट की सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी की बात है, वो स्टैक पर हो जाएगी। ऐसी कुछ उसमें प्रोज एंड कॉन्स लिखेंगे। दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे? एडिशनल साहब से कहेंगे कि एक बार कंसीडर करें, क्योंकि मैं खुद विजिट पे गया हूं, आप अपने हायर अथॉरिटीज को दोबारा बताइए। तीसरी, अगर नहीं मान रहे हैं वो, तो आप खुद से ही हायर अथॉरिटीज को अप्रोच करिए। ऑल्दो आप हायरार्की को ब्रीच करेंगे, लेकिन जब ऐसा हो सकता है शायद एडिशनल साहब उस कॉनिवांस में हो, उनकी मदद से ही रैकेट चल रहा हो, तो उनसे भी ऊपर वाली हायरार्की को आप या अथॉरिटी को आप लिखिए, रिटन में लिखिए। ये ऑप्शंस हो सकते हैं। उसके प्रोज एंड कॉन्स बताइए, लेकिन इनसे सेटलमेंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? जब आपने एथिकल पाथ चूज किया तो फिर आप मान लीजिए पर्सनल इंटरेस्ट कोई इंटरेस्ट होते ही नहीं है। आप तो पब्लिक ऑफिशियल हैं, आपकी तो ड्यूटी 24/7 की है। 24/7 आप स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। इसमें 0 सेकंड आप अपनी लाइफ के लिए निकालते हैं, क्योंकि 24/7 तो आपने दूसरों के लिए दे दिया, आपके लिए बचा क्या? तो फिर आपका परिवार, आपकी माता जी का हॉस्पिटल, आपके बच्चों का स्कूल सब किनारे हो जाता है। तो ऐसे आप ऑप्शंस लिखेंगे। विच ऑप्शन शुड रमेश अडॉप्ट, जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले आप ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन 5 और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको लास्ट में लिखिए और उसी को बता दीजिए मैं ये चूज करूंगा, और फिर उसी का जस्टिफिकेशन दे दीजिए। और जस्टिफिकेशन कैसे देंगे? ऑन द बेसिस ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स। दे दीजिए डियोंटोलॉजी के बेसिस पर, दे दीजिए कॉन्सिक्वेंशलिज्म के बेसिस पर, दे दीजिए वर्च्यू एथिक्स के बेसिस पर, या इनके कॉम्बिनेशन के बेसिस पर। एक पब्लिक अथॉरिटी का एग्जाम्पल दे दीजिए, कुछ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग दे दीजिए, कुछ लॉ की बात कर दीजिए, कुछ रिपोर्ट्स की बात कर दीजिए, जिससे ये आंसर थोड़ा वेट कैरी करे। क्रिटिकली इवेल्युएट ईच ऑफ द ऑप्शंस। तो मैंने पहले बता दिया आपको, मेरिट डिमेरिट हर एक ऑप्शन की लिखनी है, प्रोज कॉन्स हर एक ऑप्शन का लिखना है। अवेलेबल टू रमेश, व्हाट आर एथिकल डायलेमास फेस्ड बाय रमेश इन दिस सिचुएशन। तो एथिकल डायलेमा काय के हैं? ड्यूटी एथिक्स की बात है और पर्सनल एथिक्स की बात है। पर्सनल एथिक्स की भी बात नहीं है, ड्यूटी एथिक्स में भी प्रोफेशनल और पर्सनल ड्यूटी की बात है। प्रोफेशनल और पर्सनल ड्यूटी या फैमिलियल ड्यूटी कह दीजिए, ये स्टेक पर है। फैमिली को बचाएंगे तो प्रोफेशन स्टेक पर है, और प्रोफेशन को बचाएंगे तो फैमिली स्टेक पर है। अगर प्रोफेशन बच जाएगा तो नेशनल सिक्योरिटी को हार्म नहीं होगा, पब्लिक वेलफेयर होता रहेगा, इंटरनल सिक्योरिटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको किसके साथ जाना है इसको आप जस्टिफाई करिएगा। What policy measures would you suggest to effectively combat the menace of illegal infiltration from the neighboring country? तो जो आप इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत सारी स्कीम्स देखते हैं उनके बारे में मेंशन करेंगे, और जो पॉलिसी मेजर्स हैं, गवर्नेंस का जो पार्ट है उसको भी लिखेंगे। तो देखिए केस स्टडी में आपका तो व्यू देखा जाता है, आपसे ऑप्शंस पूछे जाते हैं, उनकी मेरिट्स डिमेरिट्स पूछी जाती हैं, और कभी कभी आपसे पॉलिसी भी पूछी ले जाती है। क्यों पूछी जाती है? आप कितने अवेयर हैं अभी तक, आप कैसे इन सिचुएशंस को देखते रहे हैं, क्या आपने न्यूज़पेपर्स में इसको सही से पढ़ा, आपने सॉल्यूशंस को सही से देखा और उसमें एथिक्स को सही से लगा पाए कि नहीं, ये भी एग्जामिनर चेक करना चाहता है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे। 5 स्टेप मेथड फॉर अप्लाइंग डियोंटोलॉजी। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द ड्यूटी डायलेमास। तो सबसे पहले कौन कौन सी ड्यूटी डायलेमा में है उसकी बात करते हैं। इन रमेश केस द प्राइमरी क्लैश इज बिटवीन ड्यूटी टू पब्लिक इंटरेस्ट, ड्यूटी टू फैमिली दैट इज पर्सनल इंटरेस्ट। तो ये दोनों स्टेक पर हैं, ये डायलेमा है। डिटरमाइन रिलेवेंट ड्यूटीज, वन मस्ट लिस्ट द स्पेसिफिक मोरल्स एंड प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन एट प्ले। तो वो सब लिख दीजिए, पब्लिक सर्विस ड्यूटीज, पर्सनल ड्यूटीज, और भी जितनी भी ड्यूटीज आपको समझ में आ रही है सब लिस्ट आउट कर दीजिए। अप्लाई डियोंटोलॉजिकल थ्योरीज, अगर आपको डियोंटोलॉजी सॉल्व करना है तो अप्लाई करिए। अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ इमैनुअल कांत एंड डब्ल्यू डी रॉस। तो डब्ल्यू डी रॉस के में क्या है, बहुत सारी ड्यूटीज हैं, यहाँ ड्यूटीज की बात है, और यहाँ पर तो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की ही बात है। टू इवैल्यूएट दिस सिचुएशन, अब कांतिन एथिक्स अगर अप्लाई करें तो कैसे होती है देखते हैं। इफ एवरी ऑफिसर बैक डाउन अंडर प्रेशर, हर एक आदमी परिवार के बहाने पीछे हट जाए तो क्या ये देश चलेगा? गवर्नेंस वुड कोलैप्स, कोई डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं पाएगी, डिसीजन इंप्लीमेंटेशन हो ही नहीं पाएगा। देयरफॉर बैकिंग डाउन कैन नॉट बी अ यूनिवर्सल लॉ, ये यूनिवर्सल लॉ हो ही नहीं सकता। यूएसए में लगाइए हो ही नहीं पाएगा।
चाइना में लगाइए, शायद वहां पे भी इतना काम करे, तो इंडिया में कैसे काम करेगा? आप अपने ऊपर लगाइए, मान लीजिए आप एक सिटीजन है कंट्री के और आपके पास में एक इलीगल माइग्रेंट आ रहा है क्योंकि किसी एक पब्लिक ऑफिशियल ने ड्यूटी सही से नहीं की, तो क्या ये एथिकल होगा? तो यहाँ पर ड्यूटी एथिक्स की बात है, ये सब नहीं कर सकते। रिस्पेक्ट फॉर पर्संस, कांत आर्ग्यूड ह्यूमन शुड नेवर बी यूज्ड एज अ मींस टू एन एंड। तो यहाँ पर क्या है, रमेश को मींस बनाया जा रहा है, एंड क्या है, अधिकारी खुश बने रहे, पैसा आता रहे। इफ रमेश विड्रा द रिपोर्ट फ्रॉम हिज फॉर हिज कैरियर स्टेबिलिटी, ही इज यूजिंग द सेफ्टी ऑफ सिटीजंस एज अ मींस टू प्रमोट हिज ऑन इंटरेस्ट। दूसरा केस, अगर रमेश इस बात पर एग्री हो जाता है तो क्या होगा, रमेश सेफ्टी ऑफ सिटीजंस को लेस प्रायोरिटी दे रहा है अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, प्रोफेशनल कैरियर इंटरेस्ट को। तो आपको सिटीजन के इंटरेस्ट सर्व करने हैं या कुछ अपने प्रमोशन देखने हैं, अपने माताजी का इलाज देखना है, बच्चों की पढ़ाई देखनी है, तो ये डायलेमाज है। डब्ल्यू.टी. रॉस 7 ड्यूटीज, तो ये जो ड्यूटीज हैं वो लिख दीजिए, ड्यूटी ऑफ जस्टिस, फिडेलिटी, नॉन मेलिफियंस। देखिए, अगर आपने कह दिया मैं ऑप्शन 5 में आपने लिखा कि मैं तो ये बात से एग्री नहीं करूंगा और हायर अथॉरिटीज को बताऊंगा, तो उसमें फिर आप जस्टिफाई करिए अपनी बात इन सब से, कांतिन एथिक्स लगाइए, उसी को जस्टिफाई करिए डब्ल्यू.टी. रॉस की 7 ड्यूटीज से, और ड्यूटीज को मेंशन करिए, कौन कौन सी ड्यूटीज उस ऑप्शन में समझ में आ रही हैं, जैसे जस्टिस समझ में आ रहा है, फिडेलिटी है, नॉन मेलिफियंस है, प्रायोरिटाइजेशन है, ये सब आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। टेक एंड जस्टिफाई अ डिसीजन, तो ये हो गया जस्टिफिकेशन। द डियोंटोलॉजिकल कंक्लूजन इज दैट रमेश शुड नॉट विड्रा द रिपोर्ट, तो पहली बात तो रिपोर्ट विड्रॉ नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर 5। जस्टिफिकेशन क्या है, मोरल इंटीग्रिटी शुड नेवर बी कंप्रोमाइज्ड फॉर पर्सनल गेन और कन्वीनियंस। अगर पर्सनल गेन को फोकस कर देंगे तो ये तो हो गया टेलियोलॉजी, अपना भला क्या देखना, अपने को तो देखना ही नहीं होता है डियोंटोलॉजी में, ड्यूटी की बात है वो तो सामने वाले के लिए है। रिपोर्टिंग इलीगल एक्टिविटीज फुलफिल्स हिज प्राइमरी ड्यूटी टू अपहोल्ड जस्टिस, तो यहाँ ड्यूटी है और जस्टिस है जॉन रॉल्स की। एंटिसिपेट एंड डिफेंड अगेंस्ट क्रिटिसिज्म, तो आपको उसमें भी डिफेंड करना है कि आपकी फैमिली जो प्रॉब्लम में पड़ेगी तो आप बताएंगे। जब इथिक्स की बात आती है तो बहुत सारी चीजें या कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। रमेश मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्रिटिसिज्म दैट हिज डिसीजन कॉजेस सफरिंग फॉर हिज फैमिली। डिफेंस क्या दे सकते हैं, मोरल इंटीग्रिटी ओवर कंसिक्वेंसेस, हम कंसिक्वेंसेस पर फोकस ही नहीं करते, हम तो मोरल इंटीग्रिटी पर फोकस करते हैं, ड्यूटी पर फोकस करते हैं। दूसरा क्या, हम डिफेंस ले सकते हैं, चलिए फैमिली ट्रस्ट तो प्रॉब्लम में है, पब्लिक ट्रस्ट तो बना रहे हैं, एक ट्रस्ट में प्रॉब्लम आ रही है लेकिन पब्लिक ट्रस्ट बन रहा है, क्या पता फैमिली भी ट्रस्ट बढ़ा दे हमारे ऊपर मेरे एक्शन से। पब्लिक सर्विस इज फाउंडेड ऑन ट्रस्ट एंड हिज एक्शंस आर नेसेसरी टू मेंटेन दैट ट्रस्ट। तो ये रहा फ्लो अपने आंसर का। तो क्या करेंगे, आइडेंटिफाइंग डायलेमास, डिटरमाइनिंग ड्यूटीज, अप्लाइंग फिलोसोफर दैट इज कांत और रॉस, मेकिंग अ जस्टिफाइड डिसीजन, डिफेंडिंग द डिसीजन, ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हो गई इस आंसर की। तो अभी डियोंटोलॉजी के में हमने बेसिक्स पढ़ लिया है, फिर से डियोंटोलॉजी को स्टार्ट करेंगे और इमैनुअल कांत के बारे में जानेंगे, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव को और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और थोड़ा इन डिटेल समझा जाएगा डियोंटोलॉजी को। 1 या 2 लेक्चर और होंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे टेलियोलॉजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कंटिन्यू रखेंगे डियोंटोलॉजी। थैंक यू।